नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीजी इन्फो में। आज बात करेंगे देश में बढ़ती महंगाई के विषय में और जानेंगे कि महंगाई बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। आखिर डीजल, पेट्रोल और खाद्य वस्तुओं के रेट अचानक से इतने महंगे क्यों हो गए। आज देश में जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में इतनी तेज़ी पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। आज अधिकांश वस्तुओं के दामों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर देश में महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। रेपो रेट की निम्न दर। रेपो रेट एक प्रकार की ब्याज दर होती है जिसका नियंत्रण भारत की आरबीआई बैंक के पास होता है। आरबीआई अपने रेपो रेट को घटा या बढ़ा करके महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकती है। आरबीआई सभी बैंकों को एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा देता है और फिर सभी बैंक अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से आम जनता के लिए ब्याज की दरें तय करती हैं। यदि मान लो आरबीआई 5% की ब्याज दर पर सभी बैंकों को पैसा देती है, तो सभी बैंक अपने प्रॉफिट के लिए इस दर को बढ़ाकर 6 से 10% तक करके जनता से ब्याज वसूल करती हैं। यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, जिससे आम जनता लोन जैसी सुविधाओं की ओर कम आकर्षित होती है और इसी के चलते बाजार में मनी लिक्विडिटी कम हो जाती है। आसान भाषा में कहें तो ब्याज दर बढ़ने से लोग बैंक से कम लोन लेते हैं और इस वजह से उनके पास कैश पैसा उतना नहीं रहता है, जिससे जनता अपने पैसों को कम खर्च करती है और इस तरह बाजार में मंदी आने से वस्तुओं के दाम अपने आप कम हो जाते हैं और महंगाई अपने आप कम हो जाती है। लेकिन यदि आरबीआई रेपो रेट को कम कर दे तो महंगाई तेज़ी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि छोटे छोटे बैंक भी जनता को कम ब्याज दर पर लोन देने लगते हैं और आज वर्तमान में यही हो रहा है। भारत सरकार ने कोरोना काल के चलते व्यापारियों को क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए और जो व्यापारी अपना व्यापार नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कम करवा दिया गया है, जो वर्तमान में 4% के आसपास है। वहीं यह रेट 2020 में एवरेज 5% था और 2019 में 5.15% था। व्यापारियों को स्टार्टअप प्रदान करने के लिए रेपो रेट को कम करना सही जरूर है, लेकिन इसका असर पूरा देश महंगाई के रूप में झेल रहा है। हमारे देश की गवर्नमेंट को रेपो रेट 4% की जगह 5% करवाना चाहिए, ताकि कुछ हद तक महंगाई पर काबू पाया जा सके। भारत में महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण है डीजल पेट्रोल का सीमित स्टॉक। जब महंगाई की बात आती है तो सबसे पहले डीजल पेट्रोल का ही नाम लिया जाता है। आज देश में डीजल की कीमत लगभग 95 रुपये लीटर और पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये लीटर है। ये तो बात हुई 2021 की। अब नज़र डालते हैं सन 2016 में डीजल पेट्रोल के दामों पर। तो उस समय भारत में पेट्रोल एवरेज 64 रुपये लीटर और डीजल 54 रुपये लीटर में मिलता था। 2016 और 2021 के डीजल पेट्रोल के दामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ता है। डीजल पेट्रोल के अचानक महंगा होने की बजाय भारत के पेट्रोलियम स्टॉक यानी कि एसपीआर को माना जाता है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम का स्टॉक केवल 36 मिलियन बैरल है, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत छोटा स्टॉक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जापान, जो भारत से कई गुना छोटा है, उसका एसपीआर 530 मिलियन बैरल है, जो लगभग 135 दिनों तक बिना पेट्रोलियम के आयात के देश को चला सकता है, जबकि भारत के पास केवल 12 से 13 दिनों तक का ही स्टॉक है। भारत को चाहिए कि वह पेट्रोलियम के स्टॉक को बढ़ाए, जिससे देश में पेट्रोलियम को लेकर आपातकालीन स्थिति ना बन सके। अभी पिछले दिनों कोरोना काल में डीजल पेट्रोल का यूज़ बहुत कम हो रहा था, जिससे यह बहुत सस्ता यानी कि 18 रुपये लीटर पर पहुंच गया था। लेकिन भारत इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सका। यदि भारत के पास जापान, चाइना की तरह पेट्रोलियम का बहुत बड़ा स्टॉक होता तो आज डीजल पेट्रोल की कीमत करीब 10 से 15 रुपये कम होती। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम $70 बैरल पर पहुंच गया है, जो कि एवरेज $65 प्रति बैरल से $5 ज़्यादा है। किसी भी देश में पेट्रोलियम के महंगा हो जाने से कई सारे उत्पादों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है
उद्योग क्षेत्रों में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। यदि पेट्रोल महंगा होगा तो उस फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों के दामों में भी ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। परिवहन भी महंगा हो जाएगा। एलपीजी गैस जो पेट्रोलियम से बनती है वो भी महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम से बिजली भी बनाई जाती है जिससे बिजली का बिल भी भारी भरकम आने लगता है। ओवरऑल देखें तो पेट्रोलियम की कीमत का असर लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यदि भारत सरकार पेट्रोलियम स्टॉक की क्षमता बढ़ाती है तो डीजल पेट्रोल के दामों में कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है। जीएसटी टैक्स। जीएसटी यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर। यह टैक्स 2017 में गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था। इस टैक्स का कई लोगों ने विरोध भी किया और कई लोगों ने इसका सम्मान भी किया। आप इस टैक्स को अच्छा माने या बुरा माने इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टैक्स से महंगाई कई % बढ़ जरूर गई है। आप किसी भी दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आपको उस वस्तु को खरीदने के लिए 5 से 28% तक का जीएसटी टैक्स अलग से देना होगा। मान लो किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उस वस्तु के लिए आपको 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा तो देने ही पड़ेंगे। इस कारण से दुकानदार वस्तुओं के दामों को बढ़ा देता है। इस टैक्स का ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग वस्तुओं पर टैक्स का % रेट अलग अलग रखा गया है, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो 5%, 12, 18 और 28% में डिवाइड हैं। यदि आप बाज़ार से जूते, पैकेज फूड, सब्जियां, चाय, मसाले, जंक फूड जैसी वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 5% जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। इसी तरह मांस, मक्खन, पनीर, घी, फल, दवाएं, खिलौनों के लिए 12%, कैमरा, विद्युत उपकरण, स्टील उत्पाद, कपड़े आदि के लिए 18% और ब्रांडेड वस्तुओं के लिए 28% तक का टैक्स निर्धारित किया गया है। ये जो आप टैक्स की दरें देख रहे हैं ये टैक्स की दरें नहीं बल्कि महंगाई की दरें हैं, जो 5 से लेकर 28% तक बढ़ा दी गई हैं। इस टैक्स से जो महंगाई बढ़ी है उसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी हाल ही में iPhone 30 लॉन्च किया गया, जिस पर 22.5% सीमा शुल्क इंडिया लेता ही है। इसके बावजूद गवर्नमेंट 18% जीएसटी के रूप में चार्ज करती है, यानी कि लगभग 14,000 रुपये। इस कारण से आईफोन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यदि जीएसटी टैक्स ना लगे तो हमें 14,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। इस तरह यह टैक्स सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है और महंगाई को कई गुना बढ़ा देता है। आप माने या ना माने, लेकिन भारत में महंगाई का सबसे बड़ा कारण जीएसटी टैक्स ही है। गवर्नमेंट को यह टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इंपोर्ट में वृद्धि। आज दुनिया के विकसित देश जैसे यूएसए, चाइना, रसिया, जापान, फ्रांस आदि इन देशों ने वस्तुओं की एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया, न कि इंपोर्ट पर। इन देशों ने वस्तुओं का प्रोडक्शन लार्ज लेवल पर किया और दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाया। इस कारण से इन देशों की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से बूस्ट हुई और इन देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा भारत से कहीं ज़्यादा हो। लेकिन भारत आज ही वस्तुओं को दूसरे देशों को उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना कि इंपोर्ट करता है। देश में व्यापार की गति काफ़ी धीमी गति से ग्रो कर रही है। जब भारत में किसी उत्पाद का निर्माण होता है तो वह वस्तु हमें कम मूल्य में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन यदि हमें उसी वस्तु को दूसरे देश से मंगाना पड़े तो वह वस्तु हमें अधिक मूल्य पर मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको आईफोन का एग्जाम्पल दिया था। आईफोन 30 जिस देश में बनता है वहाँ पर उसकी शुरुआती कीमत 51,310 रुपये है, जबकि इंडिया को यह फ़ोन 80,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि यह फ़ोन 30,000 रुपये महंगा पड़ जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट जीएसटी लगाकर इसका दाम लगभग दोगुना कर देती है और इसे बाज़ारों में बेचने के लिए इसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। हमारे देश की गवर्नमेंट को केवल टैक्स से ही मतलब होता है, चाहे वो शराब बेच कर आए या विदेशी कंपनियों का सामान खरीद कर आए, गुटखा पान मसालों को बेच कर आए या ड्रीम11 से आए गायों के मांसों को विदेशों में बेच कर आए या विदेशी ऐप से आए। गवर्नमेंट को इस मामले में सही गलत से कोई मतलब नहीं रहता। गवर्नमेंट को केवल टैक्स चाहिए होता है।
भले ही चाहे भारत में वस्तुओं का निर्माण कम हो, लेकिन निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसकी बजाय विदेशी कंपनियों को देश में एंट्री दे दी जाती है और वो अपने देश का पैसा डायरेक्ट अपने देश ले जाते हैं। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट को इससे सीमा शुल्क मिलता है और फिर गवर्नमेंट इस पर GST भी लगाएगी। इस तरह हमारा देश चल रहा है। महंगाई सीमित तभी होगी जब भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हमारा देश सही नीतियों और स्वदेशीकरण से ही विकसित बन सकता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर गवर्नमेंट किस तरह का विकास चाहती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती जनसंख्या, कबाड़ एजुकेशन सिस्टम, इन सब पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया और देश को सुपर पावर बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। यूपी को भी 2021 में समझ में आया जब वहां की जनसंख्या 21 करोड़ के पार पहुंच गई। इसके बाद ही वहां जनसंख्या रोकने के लिए कुछ कानून बनाए गए। यदि आप देश की तरक्की को देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि रुपए और डॉलर के बीच अंतर देख लीजिए। आज़ादी से लेकर अब तक कई सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी PM रुपए को डॉलर के सामने मजबूत नहीं बना पाया। रुपए की कीमत जो 1947 में $1 के सामने 3 रुपये थी, वो आज 74 तक पहुंच चुकी है। जब देश में रुपए की कीमत बढ़ने लगेगी तब आप समझ लीजिएगा कि हाँ, देश में विकास हो रहा है। रुपए की कीमत गिरने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और इससे महंगाई बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ सही हैं और कुछ नीतियाँ गलत भी हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।